आपने प्रत्याशा मान पढ़ा था, आज प्रत्याशा मान पर आधारित सवाल करेंगे ना, ठीक है। और इस प्रत्याशा मान पर आधारित सवाल बहुत ज्यादा आते हैं ना, बहुत ज्यादा हैं भी और आते भी हैं। एक बताएंगे फिर करते जाओ, फिर आप लोगों से करवाएंगे ना, मैं ही करूंगा फिर कुछ आप चलो बताते हैं ना। तो कुछ ऐसा है कि सबसे पहला सवाल लिखो ना, सबसे सवाल लिखो। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ सवाल, है ना, या बोल के लिखो, बोर्ड पे लिख देता हूँ ना। एक कण का तरंग फलन, एक कण का तरंग फलन क्षेत्र, तरंग फलन क्षेत्र ये है आपका 0, लिमिट दे रखी है ना, में साई एक्स बराबर √2/a। बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए भाई, है ना, जब भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सिखाने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा बड़ा इतने टफ नहीं है साइन कोस के इंटीग्रेशन में। तथा इस क्षेत्र के बाहर साई एक्स बराबर 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कण की स्थिति एवं संवेग का प्रत्याशा मान ज्ञात करो, संवेग का प्रत्याशा मान ज्ञात करो। चलो देखो ना, बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल सिंपल है। परीक्षा में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, प्रत्याशा मान का सवाल। फिक्स सही कर रखा है यूनिवर्सिटी ने, इसी को ज्यादा देती है ना। इसी सवाल को यूनिवर्सिटी ज्यादा देती है भाई, है ना। और यही क्यों ज्यादा आता है, उसका रीजन देखेंगे अभी अपन। अच्छा सुनो ना, मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ ना। चलो ना, चेक करना ना, क्वेश्चन कैसे किया जाता है। सबसे पहले लिमिट चेक करो, 0 से a, यानी 1D बॉक्स है ना, एक विमीय वाली कंडीशन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे अपन। देखो बोर्ड पे ध्यान सबका ना। स्थिति का प्रत्याशा मान पूछा है ना, स्थिति का प्रत्याशा मान। अच्छा, जिसने पहले कल की क्लास नहीं ली, पहले वो कल की क्लास लेना, तभी समझ में आएगा। साई स्टार एक्स साई डी एक्स, इसमें कैप लगा सकते हो ना, भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। साई स्टार साई डी एक्स। अच्छा लिमिट क्या लगेगी आप तो ये बताओ, 0 से a है ना, लिमिट 0 से a, क्योंकि इस लिमिट के अंदर वेव फंक्शन है, इसके बाहर वेव फंक्शन क्या है, 0, तो ये लिमिट लग जाएगी 0 टू a। इधर भी लिमिट लग जाएगी 0 टू a, समीकरण नंबर देंगे 1। अच्छा आप बताओ, ये फलन प्रसामान्यीकृत है या नहीं है? है ना प्रसामान्यीकृत। लेकिन ये अपन को तो दिख रहा है प्रसामान्यीकृत, पर आपको एग्जाम के अंदर बताना पड़ेगा कि प्रसामान्यीकृत कैसे है। तो बताओ कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे कि यहाँ a का मान √2/a है इसलिए प्रसामान्यीकृत है, ऐसे नहीं बताएंगे। हम इसकी वैल्यू याद करेंगे, और जैसे इसकी वैल्यू याद करेंगे तो क्या जाना चाहिए, एक आ जाना चाहिए। अब एक आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है ना। तो चेक करते हैं ना। तो आओ देखो, क्योंकि साई बराबर दे रखा है √2/a साइन पाई x/a। अच्छा साई स्टार लोगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही आएगा, √2/a साइन पाई x/a। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे नीचे वाली राशि, 0 से a साई स्टार
साई डी एक्स। अच्छा 0 to a। अच्छा मान रख दो पहले दोनों के √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए, फिर अगेन √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए, और फिर आ गया dx। अच्छा √2/a कितना आ गया 2/a, ये आ गया 0 से a साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए और dx, है ना। अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना। अच्छा कैसे सोल्व करोगे मैं बता देता हूँ ना। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2x/2। पहले कन्वर्ट करना, फिर इंटीग्रेशन सोल्व करना, कट जाएंगे, ये 2/a है, इसको सोल्व करोगे तो a/2 आएगा ना। करना सोल्व इसको ना, a/2 आएगा, तो कट के इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 आने के बाद में उस समीकरण के अंदर रख देंगे अपन 1, है ना। फिर उसके बाद में साई स्टार और साई का मान वहां पे रख के अपन किसका प्रत्याशा मान ज्ञात कर लेंगे, स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात कर लेंगे। पता चल गया कैसे सोल्व करना है। तो पहले तो इसका मान 1 आएगा, मुझे पता है 100% 1 आएगा, क्योंकि ये फलन प्रय सामान्यकृत है ना। फिर भी अपन को बताना है एक बार ना। तो आप लोग पहले ये उतारो, सवाल तो लिख लिया होगा, स्थिति का प्रत्याशा मान, इसको सोल्व करो, ठीक है। केवल आपको 1 तक लेके आना है और आगे कुछ नहीं करना ना, फिर मैं एक लाइन लिख पाऊंगा। अच्छा करो, देखो आगे के।
हाँ लिखना नहीं है, इसको सोल्व करना है भाई, लिख के बैठ गए कहीं तो। मैंने बोला है ना इसको आगे सोल्व करना है, तुम लिख के क्यों बैठ गए? चलो, 2/a। अच्छा क्या आएगा बोलो, 1 - cos 2 π x/a/2 और dx। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, चेक करो कितना आ गया, 1/a। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन x, इसका sin 2 π x/a/2 π/a। लिमिट लग गई 0 से a, 1/a। x के स्थान पे a रखो। अच्छा एक बार a रखेंगे तो a से ही कट जाएगा, sin 2 π 0। फिर एक बार 0 रखोगे तो 0 माइनस 0, ये कितना आ गया, 1/a गुणा a बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, ये उतारो, फिर इसके नीचे लाइन लिखना, अतः तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है। अतः अतः तरंग फलन प्रसामान्यीकृत। हालांकि मुझे तो पहले, मुझे क्या सबको ही दिख रहा है फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है, पर वहां आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अतः स्थिति का प्रत्यासामान, अतः स्थिति का प्रत्यासामान। अच्छा क्या लिखूं मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to a साई स्टार एक्स साई dx। अब इसमें रखना है साई और साई स्टार का मान, और सोल्व कर दो और बता दो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर रखना है, सोल्व करना है और आंसर बताना है आपको भाई कितना आएगा। वैल्यू तो एक आ गई, अब इसको सोल्व करो। और जिसने ये कर लिया, इसके बाद में संवेग का करना है, ध्यान रखना, संवेग का करोगे तो यहाँ क्या आएगा, px, और इधर क्या आएगा, px का मान माइनस आयोटा h का डेल/डेल x। फिर साई स्टार साई का मान रखो, उसको सोल्व करो, चेक करने हैं आपको। अगला भी आपको ज्ञात करना है संवेग का प्रत्यासामान, दोनों ज्ञात करने हैं भाई ना। और एक होना चाहिए सोल्व, अब इसमें ये नहीं कि मेरे से सोल्व नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फलन एक बार चेक कर लिया, प्रसामान्यीकृत बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले बोल देता हूँ ना। px का मान क्या रखोगे, px कैप का माइनस आयोटा h का डेल/डेल x। और साइड साई स्टार के मान भी आपके पास में, दोनों सोल्व करो और आंसर बताओ कितना है।
देखो ये एक्स कैप लिखो चाहे एक्स, एक ही बात है। पहली बात नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा तो आएगा बाहर, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है समाकलन है, तो बाहर तो कैसे आएगा, ये बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। इसका समाकलन कैसे करोगे आप, पहले सोल्व तो करो, दिमाग लगाओ। सिंपल सा समाकलन, को बहुत खतरनाक समाकलन नहीं है, जीरो लेवल समाकलन है। अच्छा आगे के, अच्छा कितने कितने आए आंसर तो बताओ। अच्छा A/2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा कहीं टीप टाप के थोड़ी कोई नहीं करना ना, मन से करना है भाई ना। अच्छा इसका A/2 आ रहा है क्या? एक बार मैं आंसर लिख रहा हूँ, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो इसका कितना आएगा बताओ। राइट है ना, जिससे हो जाए अच्छी बात है, जिससे नहीं हो आराम से बैठ रहे हो वो कर देता हूँ। पहले दोनों सोल्व करो ना। और दूसरे का जीरो, सही है भाई, दूसरा भी सही है, जीरो है दूसरे का आंसर। एक ने बता दिए दोनों सवाल, एक का वो आएगा, जीरो आएगा। अब 5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास फिक्स, 57 हो गए, 5:02 तक सोल्व कर लेना, जिससे हो जाए तो अच्छी बात है, फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बोर्ड पे ना। 5 मिनट और देते हैं हम। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया बात है। तो एक एक बता देता हूँ मैं। पहला चेक करो, जीरो से A, साई स्टार एक्स साई डी एक्स। अच्छा किसका प्रत्याशा मान है ये, स्थिति का। अच्छा चेक करो, हाँ जी, जीरो से A। अच्छा साई स्टार और साई का मान सेम है, तो मैं सीधा ही ये लिख दूं क्या, √2/A, 2 बार लिखूंगा तो 2/A हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर एक्स भी, और फिर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई x/A, और ये dx लिख सकता हूँ ना भाई। x तो ये रहा, इन दोनों का गुणनफल,
टू अपॉन ए साइन स्क्वायर पाई अपॉन, तो टू अपॉन ए बाहर आ गया। अच्छा अंदर क्या बचा, जीरो से ए एक्स। अच्छा इसको कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे, वन माइनस कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए बटा कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया अपन ने इसको, ये हो गया dx। अच्छा इस टू से टू को खत्म कर दो, तो ये वन अपॉन ए बच गया। जीरो से ए और फिर इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, और इधर कितना आएगा, एक्स टू कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए, और ये कितना आएगा, dx आएगा। अच्छा आप तो कर सकते हो, ये अब भी नहीं होगा। अच्छा इसके बाद ही नहीं हो रहा क्या, चलो अब चेक करना, वन अपॉन ए। अच्छा एक्स का कितना होगा पहले तो बताओ, या पहले करो एक काम करते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना लेते हैं ना, जीरो टू ए एक्स डी एक्स, और फिर आ गया जीरो टू ए एक्स कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए, और ये आ गया डी एक्स। अच्छा सुनो, अब चेक करो क्या आएगा, एक्स का प्रत्याशा मान बराबर वन अपॉन ए। अच्छा इसका तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या लग जाएगी, जीरो टू ए। और इसको सॉल्व करें तो अपन, या एक काम करता हूँ ना, अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ, फिर रख देना पाना ना। हाँ। अच्छा जीरो टू ए एक्स डी एक्स, अच्छा ये कितना आ गया, सीधा सा बोल दो एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये लिमिट लग गई जीरो से ए, तो ये कितना हो गया, सीधा ए स्क्वायर बाई टू हो गया ना भाई, ये तो ए स्क्वायर बाई टू हो गया ना। ठीक है अब इसको सॉल्व करो, इसमें क्या दिक्कत आ गई, तो बहुत सिंपल सीधा सा इंटीग्रेशन है, जीरो टू ए, चलो कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट फलन गुणा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन का समाकलन। फर्स्ट फलन क्या है, एक्स है, ठीक है, सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन करो कितना आ गया, साइन टू पाई एक्स अपॉन ए बटा टू पाई अपॉन ए। फर्स्ट फलन का सेकंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन एक्स का, सेकंड के समाकलन का समाकलन, एक बार समाकलन करो कितना आएगा, साइन टू पाई एक्स अपॉन ए बटा कितना आ गया, टू पाई अपॉन ए, और इसका भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, लिमिट क्या लगा दो, जीरो टू ए है ना, इधर भी जीरो टू ए लग जाएगी, इधर भी जीरो टू ए। चलो अब इसको, अब तो कर लोगे सॉल्व, अब भी नहीं होगा, कर लो, इसके अंदर क्या है, बराबर, हाँ जी, तो ये आ जाएगा कितना, एक काम करता हूँ, टू पाई अपॉन ए, टू पाई अपॉन ए तो कॉमन निकाल लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन टू पाई, इधर फर्स्ट फलन गुणा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट सेकंड के समाकलन का समाकलन। ठीक है, अब ये कितना आएगा बोलो, अच्छा हाँ देखो, तो मेरे हिसाब से जीरो हो जाएगा शायद, है ना, अरे ये तो जीरो हो गया, करो देखो कैसे जीरो हो गया, एक्स के स्थान पे ए रखो, साइन टू पाई जीरो, एक्स के स्थान पे जीरो रखोगे तो ये जीरो, तो ये तो इसका तो कार्यक्रम साफ है पूरा का पूरा ना, तो ये छोड़ो ना, और आगे क्या बचेगा, माइनस का ए अपॉन टू पाई। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, साइन का कितना होता है, माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो गया कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए बटा टू पाई अपॉन ए, तो ये टू पाई अपॉन ए का स्क्वायर, लिमिट क्या लग जाएगी इधर, जीरो टू, बस अब इसको सोल्व कर लो, दोनों मान इसके अंदर रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर बटा फोर पाई स्क्वायर, अच्छा cos टू पाई कितना होता है, cos टू पाई वन होता है, ठीक है, और कितना होता है, तो अच्छा ये इससे तो क्या हो गया, कट गया, ये तो जीरो हो गया, अच्छा ये इंटीग्रेशन ही पूरा जीरो हो गया, तो cos टू पाई cos जीरो वन, वन में से वन गया तो जीरो, ये तो पूरा ही कार्यक्रम साफ हो गया। तो मतलब आप यहाँ मान रखोगे ना इस जगह, तो x का प्रत्याशा मान बराबर वन अपॉन ए, तो इसका कितना आ गया सीधा, ए स्क्वायर बाई टू, काटा पीटी हो जाएगी, रे सीधा कितना बच जाएगा, ए बाई
अगला जीरो बताया था एक ने, सही है वो आंसर। आ गया जीरो। चलो पहले ये उतार लो, ये उतारने के बाद में जिसने अगला कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया फिर आगे पर सोल्व करते हैं ना। 1-2 मिनट और देते हैं तो। 2-2 मिनट के ही सवाल है, कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं है ना। अगला तो बहुत सिंपल है बिल्कुल। हो गया। अगले में जीरो आएगा आंसर भाई, है ना। अगला सोल्व करते हैं ना। ये उतार लिए क्या सबने? इसे कंप्लीट कर लो, मैं अगला सोल्व करता हूँ फिर, है ना। किसी का रह रहा हो तो बोल देना, पीछे कर देंगे इसमें। अच्छा अगला देखो ये है। अगला क्या था? संवेग का प्रत्याशा मान। अच्छा 0 to a। अच्छा साई स्टार कितना था बोलो? √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए। फिर पी एक्स का मान कितना है? माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स। फिर था √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। चलो बताओ भाई, है ना। तो ये आ गया 2/a, 0 to a साइन पाई एक्स अपॉन ए। अच्छा माइनस आयोटा एच का व्यवहार कर दो। अच्छा इसका उकलन करेंगे तो कितना आएगा साइन का? कॉस पाई एक्स अपॉन ए। और पाई एक्स अपॉन ए का पाई अपॉन ए और आ जाएगा। तो जगह बनाओ ना यहाँ पे, पाई अपॉन ए। और ये लिमिट लग गई 0 to a और ये आ गया डी एक्स। अच्छा इस टू को अंदर ले आऊं, माइनस का आयोटा एच कट पाई अपॉन ए स्क्वायर, टू अंदर आ गया। अगर टू अंदर आ जाएगा तो टू साइन ए को से क्या हो गया? साइन टू ए। टू को अंदर ले आओ तो टू साइन ए को से साइन टू ए हो जाएगा। साइन टू पाई एक्स अपॉन ए। तो सॉल्व कर लो, जीरो आ जाएगा। अच्छा साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन कॉस। लिमिट लग जाएगी 0 से a। अब सुनो। अच्छा माइनस कॉस तो इसको प्लस कर दो, और क्या है। एक्स के स्थान पे a रखेंगे तो साइन टू कॉस टू पाई वन हो जाएगा। जीरो रखोगे तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? वन। वन से वन गया तो जीरो, ही पूरा ही खत्म। वन माइनस वन तो ये पूरा ही क्या हो गया? लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा सवाल।
ये वाला जो सवाल दिया है ना, ये कई बार पूछा गया है, 2015 में आया था, 2012 में आया था, ठीक है ना। ये जो अपन ने किया है ना, कई बार एग्जाम के अंदर आ गया, 15 में आ गया, 12 में आ गया, उसके बाद भी आ गया ना, एक दो बार। एक सेकंड देखो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक मिनट ना, अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ, रुको एक बार ना, देखना पड़ेगा क्वेश्चन। करते हैं अपन, पहले एरन फेस्ट की प्रमेय पढ़ते हैं ना, तो आप लोग हेडिंग लगाओ, एरन फेस्ट प्रमेय। एरन फेस्ट प्रमेय, हाँ जी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले टॉपिक ले लेते, क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे ना, टाइम लग जाएगा, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, कोई से भी नहीं छोड़ूंगा ना, ठीक है। अब सबसे पहले एरन फेस्ट प्रमेय का स्टेटमेंट समझा देता हूं मैं, क्या होता है देखो। एरन फेस्ट प्रमेय ये कहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मान लो लास्ट ईयर नहीं आई, तब की बार 100% आएगी परीक्षा में ना, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को ना, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम में लास्ट ईयर नहीं आई तो 100% आ भी गई तो भी चांस बनते हैं इसके। एरन फेस्ट प्रमेय क्या कहती है, पहले तो उसका स्टेटमेंट समझो ना, स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, एरन फेस्ट प्रमेय ये कहती है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है अपनी, सीपी क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी है, उसके अंदर जितने भी गतिकीय चर होते हैं, जैसे गतिकीय चर मैं बोल दूं, स्थिति एक गतिकीय चर है, संवेग एक गतिकीय चर है, अगर इनको अपन क्या करें, इनके प्रत्याशा मानों से रिप्लेस कर दे, अगर x को क्या लिखूं मैं, प्रत्याशा मान, p को क्या लिखूं मैं, px का प्रत्याशा मान, तो क्वांटम यांत्रिकी में गति के समीकरण प्राप्त हो जाते हैं, और उन्हीं गति के समीकरणों को हम क्या कहते हैं, एरन फेस्ट की प्रमेय कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, चेक कर दे, चेक करना। जैसे अपन कहें कि द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल, आप पता रफली वेग के अंदर चेक कर रहे हैं पर, है ना, द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, संवेग होता है। अब जैसे संवेग की बात करूं तो जैसे P बराबर क्या हो गया, mv हो गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ढंग से, अब ये तो हो गया P बराबर mv हो गया मेरे पास में ना। अब सुनो, देखो, अगर मैं इसका x घटक लूं तो क्या लिखूंगा, px लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, mvx। अब px बटा m बराबर कितना आ गया, vx आ गया। अब इधर है वेग, वेग क्या होता है, स्थिति का समय के साथ अवकलन, तो vx की क्या लिख सकता हूं मैं, dx बाई dt, अरे स्थिति का समय के साथ अवकलन ही तो वेग होता है, तो ये हो गया dx अपॉन dt, बराबर किसके आ गया, px बटा m के आ गया। अब यहाँ पे दो गतिकीय चर नजर आ रहे होंगे, एक तो x और एक px, अगर मैं इनको प्रत्याशा मान से रिप्लेस करूं तो x को x के प्रत्याशा मान से, px को किसके प्रत्याशा मान से, px के प्रत्याशा मान से, तो ये हो गया dx का प्रत्याशा मान बटा dt, और ये हो गया px का प्रत्याशा मान बटा m। तो ये जो रिजल्ट मिला है के अंदर मिला है, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर समीकरण है, ये किसमें समीकरण मिला है, कण यांत्रिकी में समीकरण है, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर समीकरण है। ऐसे समीकरण को अपन एरन फेस्ट के समीकरण कहते हैं, और इस प्रकार की जो प्रमेय होगी उसको अपन एरन फेस्ट की प्रमेय कहते हैं। यानी चिरसम्मत भौतिकी में जो गतिकीय चर होते हैं उनको यदि उनके प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें कण यांत्रिकी में गति के समीकरण प्राप्त होते हैं, जिन्हें अपन एरन फेस्ट के समीकरण कहते हैं, और इन प्रमेयों को अपन क्या कहते हैं, एरन फेस्ट की प्रमेय कहते हैं। दो प्रमेय होगी एरन फेस्ट की, प्रथम प्रमेय, द्वितीय प्रमेय। ये जो रिजल्ट है वो किसका रिजल्ट है, एरन फेस्ट की प्रथम प्रमेय का रिजल्ट है। ऐसे ही जो द्वितीय प्रमेय होगी उसका रिजल्ट पता है क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है, ये एरन फेस्ट की द्वितीय प्रमेय का रिजल्ट है, और ये एरन फेस्ट की प्रथम प्रमेय का
रिजल्ट। तो आपसे कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध करो, ऊपर वाला दे देगा या नीचे वाला दे देगा, या फिर आपसे कहेगा एरनफेस्ट का प्रथम समीकरण डिराइव करो या प्रथम प्रमेय सिद्ध करो, या फिर कह देगा एरनफेस्ट का द्वितीय समीकरण डिराइव करो या द्वितीय प्रमेय को क्या करो, सिद्ध करो। तो कैसे भी पूछ सकता है, कथन लिखवा सकता है छोटे क्वेश्चन के अंदर, ये रिजल्ट देके बोल सकता है सिद्ध करो, ये रिजल्ट देके बोल सकता है सिद्ध करो, या बोल सकता है प्रथम प्रमेय को सिद्ध करो या द्वितीय प्रमेय को सिद्ध करो। तो अपन वन बाई वन एक एक को करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं एरनफेस्ट प्रमेय का जो क्या होता है, मैं लिखवाता हूं, लिखो लिखना। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार चिरसम्मत भौतिकी में, चिरसम्मत भौतिकी में गतिकीय चरों को, चिरसम्मत भौतिकी में गतिकीय चरों को, चिरसम्मत भौतिकी में गतिकीय चरों को उनके प्रत्याशा मानों से, उनके प्रत्याशा मानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उनके प्रत्याशा मानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो हमें कि में गति के समीकरण प्राप्त होते हैं। तो हमें कण यांत्रिकी में गति के समीकरण प्राप्त होते हैं। इन्हें एरनफेस्ट के समीकरण कहते हैं, इन्हें एरनफेस्ट के समीकरण कहते हैं। और इस प्रमेय को एरनफेस्ट की प्रमेय कहते हैं। और इस प्रमेय को एरनफेस्ट की प्रमेय कहते हैं। एरनफेस्ट की प्रमेय कहते हैं। हेडिंग लगाओ एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय, एरन की प्रथम प्रमेय। आओ देखो सुनो ना, एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय ना, हेडिंग है ना। चलो चेक करो, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, तो P बराबर mv, x घटक लोगे तो px और वेग का घटक vx, m को नीचे लिया है तो px बटा m बराबर vx, vx क्या होता है dx बाई dt, तो ये रख दिया। तो ये चिरसम्मत भौतिकी के अंदर समीकरण है। अब x और px को उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिए, तो x को x एवरेज से लिखेंगे, px को px एवरेज से, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया कण यांत्रिकी के अंदर। तो इसे बोलते हैं एरनफेस्ट का प्रथम समीकरण। अब क्या करना है, इसको डिराइव करना है। ये डिराइव नहीं हुआ है, डिराइव तो अब करेंगे, ये लेके आएंगे वेव फंक्शन से, तो ये उतारो, ऐसे कैसे।
स्थिति के प्रत्याशा मान में परिवर्तन, स्थिति के प्रत्याशा मान में परिवर्तन की दर, स्थिति के प्रत्याशा मान में परिवर्तन की दर संवेग के प्रत्याशा मान, संवेग मान के 1/m गुना के तुल्य है, 1/m गुना के तुल्य, m गुना के तुल्य मान के संवेग मान के 1/m गुना के तुल्य है, 1/m गुना के तुल्य, इसे एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय कहते हैं, इसे एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय कहते हैं, इसे एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो चेक कर लो, बोर्ड पे जो लाइन लिखवाई है उसी के अकॉर्डिंग है। स्थिति के प्रत्याशा मान में परिवर्तन की दर संवेग के प्रत्याशा मान का 1/m गुना है, इसे क्या बोलते हैं, एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय कहते हैं। अब काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। देखो, एरनफेस्ट की ये जो प्रथम प्रमेय है, इसको सिद्ध करने के बहुत तरीके हैं, लगभग 4 तरीके या 5 तरीके तो मुझे भी आते हैं, 4 तरीके तो आते होंगे मुझे इस रिजल्ट को डिराइव करने के। पर देखो, अलग अलग राइटर की बुक के अंदर अलग अलग तरीके से सोल्व कर रखा है। सीबीएच में अलग तरीके से है, जेपीएच में थोड़ा और अलग तरीके से हो सकता है, आरबीडी में अलग तरीके से है, हर प्रकाशन की किताब के अंदर इसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर रखा है। मैंने लगभग सारे राइटरों की किताब देख रखी है, ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरीके से सबने सोल्व कर रखा है। तो नतीजा यही निकलता है कि जो तरीका सबसे आसान है ना, उस तरीके से अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे इसको सोल्व कर लेंगे, जो सबसे आसान तरीका है। अब जो सीबीएच में सोल्व कर रखा है उसमें तरीका क्या यूज कर रखा है, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग कर रखा है। अपन जिस तरीके से सोल्व करेंगे वहां कहीं गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का जिक्र ही नहीं होने वाला, बिना गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के ही रिजल्ट हमें डिराइव हो जाएगा। तो हम उस तरीके से सोल्व करेंगे। आप ऐसे मत कहना कि सॉल्व पेपर में अलग तरीके से हो रहा है या आपने अलग तरीके से करवाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तरीका कैसा भी हो सकता है, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तरीका बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होना चाहिए। चलो चेक करो, माना तरंग फलन साई एक्स कॉमा टी है, चेक करते जाओ बस। तब स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न होगा। ठीक है, तो स्थिति का प्रत्याशा मान कैसे लिखा जाएगा, बोलो। साई स्टार एक्स कॉमा टी एक्स कैप साई एक्स कॉमा टी डी, जब तक लिमिट नहीं पता होती माइनस अनंत से प्लस अनंत की यूज कर लेते हैं। साई स्टार एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी डी एक्स, समीकरण पर देंगे एक। चलो, माना तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है। अच्छा, हम तरंग फलन को कैसा मान रखे गए, प्रसामान्यीकृत। क्यों मान रहे हैं प्रसामान्यीकृत, सबको पता है प्रसामान्यीकृत मानने से एक फायदा है, नीचे वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा रे, एक हो जाएगा। चलो, समीकरण एक से क्या आ गया मेरे पास में, x का प्रत्याशा मान बराबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी साई स्टार एक्स कॉमा टी। अच्छा, आप x लिख दो चाहे लिख दो, एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, अब काम की बात, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेम यही चीज लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ब्रैकेट वाली चीज नहीं लिख रहा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ब्रैकेट वाली चीज लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि ब्रैकेट वाला तो केवल डिपेंडेंसी बताता है, हमने दिखा रखी है एक्स और टी पे डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ dx लगा दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको जो प्रूफ करना है उस पे चलो। तो प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि d
x का प्रत्याशा मान बटा dt बराबर क्या होगा, px का प्रत्याशा मान बटा। तो मैंने x का प्रत्याशा मान क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पहले तो ये चाहिए, तो ये मैं ज्ञात कर चुका। अब मैं इसका टी के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, तब जाके मुझे ये रिजल्ट ज्ञात होगा। तो वो रिजल्ट ये आना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण का किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष। तो समीकरण नंबर देते हैं 2। तो समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, चलो उतारो यहाँ तक, प्रूफ लगा दो, प्रूफ के अंदर ही उतारो, सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल वे वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, है ना, जिसमें आपको परीक्षा में दिक्कत ही नहीं है कतई। इससे ज्यादा सिंपल किसी बुक में नहीं है। लास्ट ईयर तो आपके रहता था कि 1 घंटे क्लास कभी नहीं होती थी पूरी, अब की बार हमेशा 1 घंटे से ऊपर ही हो रही है। 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, तो 1 घंटा तो मान सकते हो। और किसी के पास सोल्ड पेपर हो तो क्वेश्चन देखते रहा करो, पहली यूनिट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, हमने इतना सारा पढ़ लिया, क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से हमसे सोल्व हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे। क्योंकि सोल्ड पेपर तो लास्ट में ऐसे भी लाने पड़ते हैं तुम्हें। पहले ही लिया उसमें क्या है, सस्ते आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। अच्छा उतार लिए। अब सुनो ना, देखो ये कंप्लीट कर लिया तो आगे चलते हैं। देखो रे ना, इस हमने किसके सापेक्ष अवकलन किया है, तो ये क्या आएगा, एक्स के प्रत्याशा मान में टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन। इधर क्या आएगा, अब काम चेक करो ना, ये क्या है, अवकलन है, और ये आगे क्या है, समाकलन है। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में है, समय के रेस्पेक्ट में। समाकलन स्थिति के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये स्थिति है और ये क्या है, समय है। और साई किस पे डिपेंड है, एक्स और टी पर। और एक्स और टी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, एक्स और टी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ये स्थिति है, ये समय है, समय और स्थिति एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या है, स्वतंत्र है। अगर दोनों
मात्रक है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये अवकलन समाकलन के अंदर जा सकता है। और जब भी ऐसी स्थिति हो कि यहाँ और ये वाली टर्म यानी समाकलन और अवकलन एक दूसरे पर निर्भर ना करे और अवकलन जब समाकलन के अंदर जाता है तो वो पूर्ण अवकलन आंशिक अवकलन में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि जब मैं d अपॉन dt को अंदर लेके जाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आंशिक के अंदर कन्वर्ट हो। अब सुनो, चेक करो। अच्छा वापस चेक करो एक काम की बात, माइनस अनंत से प्लस अनंत। अच्छा अब अवकलन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में। इधर ये क्या है, सॉरी एक्स है। अब एक्स और टी दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, तो टी के रेस्पेक्ट में एक्स क्या है, कांस्टेंट ही है, मतलब निर्भर नहीं करता। तो एक्स का तो आप करो या मत करो, इसको बाहर रख सकते हो, मतलब इसको आप अलग रखोगे ना, इसको आप बाहर कर दो क्योंकि ये इस पे निर्भर नहीं है। तो आप एक बार किसका अवकलन करोगे, साई स्टार का कांस्टेंट किसको करोगे, साई को। एक बार साई स्टार कांस्टेंट करोगे, अवकलन किसका करोगे, साई का। और ये क्या आ गया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, सुनो ना, देखो साई स्टार एक्स और साई, एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, आप दो को कांस्टेंट करो, एक का अवकलन करो। कैसे, पहले आप साई स्टार को कांस्टेंट करो, सॉरी साई स्टार का अवकलन करो, इन दोनों को कांस्टेंट कर दो। फिर आप साई स्टार और साई को कांस्टेंट करो, एक्स का अवकलन करो। फिर आप क्या करो, साई स्टार एक्स को कांस्टेंट करो, साई का अवकलन करो। तो एक स्थिति ऐसी है जिसमें एक्स का अवकलन हो रहा है ना, तो वो स्टेप में डेल एक्स बटा डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि निर्भर नहीं करता। तो फिर भी तीन स्टेप वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दो के अंदर ही। तो मैंने सीधे क्या लिख दी, दो स्टेप एक्स को सीधा बाहर कर दिया, एक बार इसका अवकलन इसको कांस्टेंट, एक बार इसको कांस्टेंट इसका अवकलन, ठीक है। तो आप मतलब कि दो को कांस्टेंट करके एक का अवकलन करोगे तो तीन स्टेप बनेगी, पर डेल एक्स अपॉन डेल टी जीरो हो जाएगा, तो वापस फिर दो स्टेप रह जाएगी ना। तो सीधा इतनी माथापड़ी क्या करनी, सीधा इस तरीके, इसको उतार लो यहाँ तक, इसको समीकरण नंबर 3 देना, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कि श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करके सोल्व होगा, श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बताएंगे, फिर होगा सोल्व। यहाँ तक उतार लो, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।